सिविल सेवा अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीम आईएएस पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीएससी 2024 के लिए क्या हो आपकी रणनीति। यदि आप यूपीएससी 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं और एक सफल योजना की तलाश में हैं, तो आप सही स्थान पर हैं। यूपीएससी 2024 के लिए रणनीति में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस परीक्षा के लिए सफल रणनीति बना सकते हैं। इस वीडियो में हम उन जरूरी फेजेस पर विस्तार से बात करेंगे जो आपको इस परीक्षा में सफल होने में मदद करेंगे। रणनीति में पहला कदम परीक्षा पैटर्न को समझना है। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि परीक्षा में 3 चरण होते हैं: प्रारंभिक, मुख्य और इंटरव्यू। प्रीलिमिनरी फेज जिसे सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के रूप में भी जाना जाता है, और इसमें 2 जनरल स्टडीज ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स होते हैं। मेंस एक निबंध प्रकार की लिखित परीक्षा है जिसमें विविध विषयों पर 9 टेस्ट पेपर शामिल हैं, 7 जीएस पेपर, एक इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर और एक ऑप्शनल पेपर। इन दोनों फेजेस को पास करने वाले उम्मीदवार इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए अपीयर होते हैं। क्योंकि यूपीएससी परीक्षा के लिए सिलेबस विस्तृत है, इसलिए सिविल सेवा के उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी तैयारी जल्दी शुरू कर दें। कंप्रीहेंसिव मॉड्यूल्स को पूरा करने के लिए लगभग 2 साल की आवश्यकता होती है। मॉक टेस्ट और वर्बल प्रेजेंटेशंस के माध्यम से उत्तर देने के कौशल को निखारें और सही रवैया विकसित करें। सबसे चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद यूपीएससी परीक्षा पहले ही प्रयास में उत्तीर्ण की जा सकती है। यदि आप रणनीतियों के साथ तैयारी करते हैं तो उम्मीदवार अपना सपना पूरा कर सकते हैं। यदि तैयारी का कार्यक्रम वेल प्लान्ड है तो जल्दी शुरुआत करना फलदायी हो सकता है। यूपीएससी हार्ड और स्मार्ट वर्क दोनों के कॉम्बिनेशन की मांग करता है। उम्मीदवारों को अपने दैनिक लक्ष्यों को निर्धारित करने और प्रगति को चिन्हित करने के लिए अपने सिलेबस को प्रिंट फॉर्मेट में संभाल कर रखना चाहिए। 2024 की परीक्षा का लक्ष्य रखते हुए उम्मीदवारों को फरवरी 2023 तक अपनी बेसिक्स को तैयार कर लेना चाहिए। किसी भी एस्पिरेंट को परीक्षा के सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और टाइमलाइन को अच्छी तरह समझना चाहिए। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखने से पूछे गए प्रश्नों के प्रकारों को समझने में मदद मिल सकती है और महत्वपूर्ण विषयों को इंडेक्स किया जा सकता है। परीक्षार्थियों को सिलेबस को कवर करने के लिए प्रतिदिन महत्वपूर्ण समय समर्पित करना चाहिए और रिवीजन के लिए समय बचाना चाहिए। चलिए अब यूपीएससी के लिए पॉलिटी एंड गवर्नेंस की प्रिपरेशन की बात करते हैं। हाल के वर्षों में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में सरकारी नीतियों का महत्व बहुत बढ़ गया है और ये ट्रेंड जारी रहने की उम्मीद है। ये प्रश्न जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं जिनका उत्तर सावधानी पूर्वक अध्ययन के बाद आसानी से दिया जा सकता है। राज्य व्यवस्था में ऐसे अध्याय हैं जिनके अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये संवैधानिक विकास, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी, केंद्र सरकार, न्यायपालिका, संशोधन, स्थानीय सरकारें, संघवाद और चुनाव प्रक्रिया से हैं। अधिकांश उपलब्ध बुक्स में वर्तमान संवैधानिक विकास के बारे में जानकारी का अभाव है, इसलिए संविधान के प्रावधानों का एक अच्छा ज्ञान विकसित करने के लिए न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स का गहन अध्ययन आवश्यक है। उदाहरण के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णयों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे 3 तलाक, निजता का अधिकार, आधार वर्डिक्ट। अब अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस सेक्शन को 4 भागों में बांटा जा सकता है, और वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए ये सेक्शन हमेशा एक बुरे सपने की तरह होता है, लेकिन विज्ञान की एक बुनियादी समझ, विशेष रूप से एनसीईआरटी की संपूर्ण कवरेज, अधिकांश प्रश्नों को हल करने में बहुत मदद कर सकती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पिछले 15 वर्षों से जीएस का एक महत्वपूर्ण पार्ट बन गया है। करंट अफेयर्स के वेटेज में ओवरऑल इंक्रीज को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से इंडिया स्पेसिफिक डेवलपमेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। रीसेंट एनालिसिस से पता चलता है कि सामान्य विज्ञान के प्रश्न दिन प्रतिदिन के विज्ञान की सामान्य समझ को कवर करते हैं, इसलिए मेरी रोजमर्रा के विज्ञान का अवलोकन करना और अनुभव करना आसान हो सकता है। उदाहरण के लिए नाविक से संबंधित एक प्रश्न 2018 की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था, इसलिए इसरो की भविष्य की पहल जैसे गगनयान और अन्य मिशन अपने आप ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लाइफ साइंस में जोर जूलॉजी पर है। वनस्पति विज्ञान से कुछ ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, विशेषकर एग्रीकल्चर, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और प्लांट सिस्टम से। जूलॉजी में ज्यादातर सवाल ह्यूमन सिस्टम और बीमारियों से संबंधित होते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस और न्यूट्रिशन के विषय हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, सामाजिक आर्थिक समावेश, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल शामिल है। इस क्षेत्र में अधिकांश प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था से हैं, लेकिन किसी को अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के बारे में भी जानकारी रखनी होगी जिसका भारत पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए जैसे ट्रेड वॉर और भारतीय बाजार पर इसका प्रभाव। रीसेंट ट्रेड एनालिसिस से पता चलता है कि अधिकांश प्रश्न इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, मनी और बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस और रिफॉर्म से पूछे जाते हैं। 3 से 4 प्रश्न पिछले और करंट फिस्कल ईयर में घोषित विभिन्न कार्यक्रमों से हैं। कुछ और क्षेत्रों जैसे आर्थिक सुधार, व्यवसाय करने में सरकार की पहल, बुनियादी ढांचे सुधार नीतियों जैसे रेरा को ध्यान में रखना होगा।
मनी और बैंकिंग में फाइनेंशियल और बैंकिंग रिफॉर्म्स जैसे बैंकों का विलय, दिवालियापन कानून, डेफिसिट प्रॉब्लम, एनपीए पर नजर रखनी होगी। पिछले कुछ सालों में इस सेक्शन में काफी बदलाव आया है। अधिकांश प्रश्न समकालीन प्रकृति के होते हैं, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में स्टैटिक एरियाज की उचित समझ की आवश्यकता होती है। इन सब के अलावा इकोनॉमिक सर्वे और बजट को सावधानीपूर्वक स्टडी करना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था पर 11-12th क्लास की एनसीईआरटी बुक्स को पढ़कर विषय की बुनियादी समझ प्राप्त की जा सकती है। ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट की ये प्रारंभिक परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन में से एक है, जिसमें से काफी सारे प्रश्न शामिल हैं। भारतीय भूगोलों में स्थानों पर उचित स्पष्टता के साथ भारत के भौतिक पहलुओं की गहन समझ की आवश्यकता है। ये आर्थिक साथ ही साथ भारतीय भूगोल के ह्यूमन एक्सप्रेस में भी मदद करता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में रिलेवेंस कंटेम्पररी डेवलपमेंट्स के साथ अधिक है। डेली न्यूज़पेपर पढ़ते समय एटलस पर स्थानों को पता लगाना बेहतर होता है। प्रारंभिक परीक्षा का एक नया आयाम पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों का एक समूह है। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट संबंधी मुद्दों से जुड़े विकास के बारे में जागरूक होना चाहिए और वेरियस इनिशिएटिव्स एंड कॉन्फ्रेंसेस भी आयोजित किए गए हैं, विशेष रूप से देश और दुनिया की बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम के संरक्षण के लिए। तो हमें इन टॉपिक्स को भी अच्छे से कवर कर लेना है। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी बुक्स 6 से 12th क्लास तक की प्रॉपर रीडिंग और एटलस का नियमित अध्ययन पर्याप्त से कहीं ज़्यादा है। हिस्ट्री एंड कल्चर की बात करें तो पिछले वर्षों के प्रश्नों के पैटर्न का विश्लेषण करने से पता चलता है कि जहां प्रश्नों की संख्या घट रही है, वहीं कठिनाई का स्तर बढ़ रहा है और हाल के वर्षों में प्रश्न पहले से अनटच्ड एरिया से पूछे गए हैं। आधुनिक इतिहास में अधिकांश प्रश्न 1857 और 1947 के बीच की अवधि से पूछे जा रहे हैं, जिसमें 1857 का विद्रोह, सामाजिक सुधार आंदोलन, गवर्नर जनरल और राष्ट्रीय आंदोलन शामिल हैं। और प्राचीन भारत में वैदिक युग, मौर्य काल, गुप्त काल और प्रश्न हावी रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास में सल्तनत और मुगल काल सबसे महत्वपूर्ण है। इन सब के अलावा हाल के वर्षों में मराठा, विजयनगर, बहमनी साम्राज्य और दक्षिण राजवंशों को अधिक महत्व मिल रहा है। प्रारंभिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति के विकास तक का संपूर्ण ज्ञान महत्वपूर्ण है। पुलिस सेवा की तैयारी में करंट अफेयर्स को सबसे ज्यादा महत्व मिला है। हर गुजरते साल के साथ इसका वेटेज बढ़ता जा रहा है। करंट अफेयर्स एक विशाल क्षेत्र है जिसमें पुरस्कार सम्मान के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, बहुपक्षीय विकास, खेल और विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तित्व शामिल हैं। इसलिए यह मान लेना गलत होगा कि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए समाचार पत्र और करंट अफेयर्स की पत्रिकाएं पढ़ना पर्याप्त होगा। अंतिम विश्लेषण में हम आसानी से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जीएस के आसानी से संभाला जा सकता है, बशर्ते इसे उचित योजना और समय प्रबंधन के साथ स्टडी किया जाए। सिलेबस में बदलाव और सीसेट की शुरुआत के बाद दूसरे पेपर में जनरल मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग शामिल है। जनरल मेंटल एबिलिटी में प्रश्नों की कुल संख्या ने कठिनता के स्तर में वृद्धि के साथ उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति दिखाई है। इसके अलावा अब तक कम अपेक्षित क्षेत्रों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसने तैयारी को और कठिन बना दिया है। याद रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है और उम्मीदवारों से कम 33% अंक प्राप्त करने की उम्मीद की जाती है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई उम्मीदवार 33% स्कोर करने में विफल रहता है तो उसे चयन के लिए बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाएगा। पेपर में कॉम्प्रीहेंशन रीजनिंग के प्रश्न भी शामिल हैं। अच्छे अंक सुनिश्चित करने के लिए पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों और मॉडल प्रश्नों का उचित अभ्यास प्राप्त है। याद रखें, आपका मुख्य लक्ष्य सिलेबस को व्यापक रूप से कवर करना है और इसके लिए आपको सावधानी पूर्वक सबको सुधारित करने की आवश्यकता है। सिलेबस को विषयों में विभाजित करें और अपनी तैयारी के लिए बचे समय के अनुसार प्रत्येक विषय के लिए समय निर्धारित करें। सुनिश्चित करें कि टाइम टेबल में पूरे सिलेबस को शामिल किया गया है। प्रत्येक चरण से पहले रिवीजन के कम से कम 2-3 साइकिल के लिए पर्याप्त समय देने के लिए अच्छी तरह से योजना बनाएं। अंत में, यूपीएससी परीक्षा को क्रैक करने की यात्रा आसान नहीं है, लेकिन सही रणनीति, समर्पण और कड़ी मेहनत के साथ ही निश्चित रूप से प्राप्त करने योग्य है। जैसा कि हमने इस वीडियो में चर्चा की, सफलता की कुंजी केवल लंबे समय तक अध्ययन करना नहीं है, बल्कि अपने दृष्टिकोण में स्मार्ट होना भी है। लगातार बने रहना, ध्यान केंद्रित रहना और अपने समय और प्रयासों को प्रभावी ढंग से प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में साझा की गई टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज को आपको अधिक स्ट्रक्चर्ड और प्रभावी तरीके से यूपीएससी 2024 परीक्षा के लिए अपनी तैयारी की योजना बनाने और उसे एग्जीक्यूट करने में मदद करेंगी। याद रखें, सफलता केवल परीक्षा पास करने के बारे में नहीं है, बल्कि इस प्रक्रिया में खुद का एक बेहतर वर्जन बनने के बारे में भी है। इसलिए मोटिवेटेड रहें, फोकस्ड रहें, अपने लक्ष्य के प्रति कमिटेड रहें। सही मानसिकता दृष्टिकोण के साथ आप निश्चित रूप से सिविल सर्वेंट बनने और समर्पण और गर्व के साथ देश की सेवा करने के अपने सपने को प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपीएससी जर्नी।